नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन एक थैले में 2 लाल 3 हरी एवं 2 नीली गेंदें हैं। इनमें से 2 गेंदों को यादृच्छिक निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि इनमें से कोई भी गेंद नीली नहीं है? हमसे पूछ क्या रहे? प्रायिकता पूछ रहे। 2 गेंद निकाली जा रही है जिनका नीली नहीं होने का प्रायिकता पूछ रहे। तो देखिए हम प्रायिकता कैसे निकालते हैं। प्रायिकता निकालने के लिए हम कुल अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से भाग देते तो हमारा प्रायिकता निकल के आता है। तो हमें सबसे पहले कुल संभव और कुल अनुकूल परिणाम निकालना होगा। तो देखिए यहाँ टोटल जो है गेंद की संख्या कितनी है? 2 लाल 3 हरी और 2 नीली, यानी टोटल गेंद कितना है? टोटल गेंद है 7। टोटल गेंद कितना है? 7 है, जिनमें से 2 गेंद निकाला जा रहा है। जिनमें से 2 गेंद निकाला जा रहा है, यानी कुल जो है संभव परिणाम क्या हो जाएगा? कुल संभव परिणाम हो जाएगा 7 गुने 6 बटा 2 गुने 1। अब देखिए 2 से 6 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 7 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21, यानी कुल संभव परिणाम कितना निकल के आ गया? 21 निकल के आ गया। अब देखिए कुल अनुकूल परिणाम निकालेंगे। तो देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि जो 2 गेंद निकाली जा रही है उनके नीली नहीं होने की प्रायिकता। तो देखिए नीली गेंद कितनी है? 2 गेंद है। तो देखिए 2 गेंद नीली को निकाल देंगे तो शेष गेंद कितना बचेगा? 2 लाल और 3 हरी, यानी 5 गेंद बच जाएगा। 5 में से 2 गेंद निकालेंगे तो यहाँ जो है कुल अनुकूल परिणाम हो जाएगा 5 गुने 4 बटा 2 गुने 1। 2 से 4 जाएगा 2 बार में, 5 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10। अब देखिए हम यहाँ प्रायिकता निकालेंगे। हम यहाँ प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुल अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से भाग देंगे तो हमारा प्रायिकता निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा प्रायिकता कितना निकल के आ गया? 10 बटा 21। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? 10 बटा 21 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए संख्या 5m 8 3m 4m 1 9 से विभाज्य है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे? m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल। तो हमें सबसे पहले गुणनफल निकालने के लिए m का सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान निकालना होगा। अब देखिए हम m का मान कैसे निकाल सकते हैं? हमें क्वेश्चन में एक संख्या दिया हुआ है। हमें संख्या क्या दिया? संख्या दिया 5m 8 3m 4m 1। अब देखिए ये जो संख्या है 9 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए ये संख्या 9 से विभाज्य है, यानी अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होगा। तो देखिए हम यहाँ अंकों का योग निकालेंगे। देखिए हम यहाँ अंकों का योग निकालेंगे तो देखिए 5 + 4 ये हमारा कितना हो जाएगा? 5 + 4 प्लस 8 + 1 8 + 1 प्लस 3 प्लस m + m + m, ये हमारा कितना हो जाएगा? 3m हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 3m। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया? 9 9 बन गया। तो ये तो हमारा कट जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा बच गया 3 + 3m। अब देखिए हम यहाँ m के जगह क्या पुट करें? m के जगह सबसे छोटा वैल्यू क्या पुट करें और सबसे बड़ा वैल्यू क्या पुट करें, ताकि योग हमारा 9 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हमारा 9 से नहीं कटेगा। हम यहाँ अगर 1 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 हमारा 9 से नहीं कटेगा, यानी हम यहाँ 1 और 0 नहीं पुट कर सकते। हम यहाँ अगर 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 6 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9 9 हमारा 9 से विभाज्य होगा, यानी हम यहाँ m के सबसे छोटा वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? 2 पुट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा? सबसे बड़ा वैल्यू 9 होगा। अब देखिए हम यहाँ अगर 9 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 + 3 30 30 हमारा 9 से विभाज्य नहीं होगा, यानी हम यहाँ 9 नहीं पुट कर सकते। हम यहाँ अगर 8 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 × 8 24
24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 27, 27 9 से विभाज्य होगा, यानी m का सबसे बड़ा वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं 8 पुट कर सकते हैं। अब देखिए m का सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू निकल के आ गया और हमसे पूछ क्या रहे हैं इनका गुणनफल। तो देखिए हम यहाँ गुणनफल निकालेंगे, 2 गुने 8 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16, यानी गुणनफल कितना निकल के आ गया 16 निकल के आ गया, हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 9m 2 3 6 5 n 4 8 9 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो n के सबसे छोटे मान के लिए m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर का मान क्या होगा, जहाँ m और n प्राकृत संख्याएं हैं। हमसे पूछ क्या रहे m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर का मान पूछ रहे। तो देखिए मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले m और n का मान निकालना होगा। अब देखिए m और n का मान कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में एक संख्या दिया हुआ है, हमें संख्या क्या दिया हुआ है, संख्या दिया 9m 2 3 6 5 n 4 8। अब देखिए ये जो संख्या दिया हुआ है ये संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य है, ये जो संख्या है 88 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए कोई संख्या 88 से विभाज्य है, इसका मतलब होगा कि वह संख्या 8 और 11 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए कोई संख्या 88 से विभाज्य है, इसका मतलब होगा कि वह संख्या 8 और 11 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। और 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि हम संख्या के एक एक अंक छोड़ के ऐड करते हैं, जो हमारा शेष अंक बच जाता है उसे ऐड करते हैं, उन दोनों का डिफरेंस या तो हमारा 0 हो या हमारा 11 हो तो वह संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाज्य होती है। अब देखिए ये संख्या 88 से विभाज्य है, इसका मतलब होगा कि संख्या 8 से भी पूरी तरीके से विभाज्य होगी। अब देखिए संख्या 8 से विभाज्य होगी तो संख्या का अंतिम 3 अंक भी 8 से विभाज्य होगा। अब देखिए n के सबसे छोटे मान पूछ रहे, तो देखिए n का सबसे छोटा मान हम यहाँ क्या पुट करें, अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हमारा 8 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ 0 नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया कि m और n क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, यानी हम यहाँ 0 नहीं पुट कर सकते। देखिए 0 के अलावा हम सबसे छोटा वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा 148। 148 को अगर हम 8 से काटेंगे तो ये हमारा नहीं कटेगा, यानी हम यहाँ n की जगह 1 नहीं पुट कर सकते। अब देखिए हम यहाँ 2 पुट करके देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 248। 248 को अगर हम 8 से काटेंगे तो ये हमारा 8 से पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी n का सबसे छोटा वैल्यू क्या निकल के आ गया, n का सबसे छोटा वैल्यू निकल के आ गया 2। अब देखिए यहाँ से संख्या क्या बन जाएगी, यहाँ से संख्या बन जाएगी 9m 2 3 6 5 2 4 8। अब देखिए ये संख्या 88 से विभाज्य है, तो देखिए 11 से भी विभाज्य होगी। तो हम यहाँ 11 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे, एक ही अंक छोड़ के ऐड करेंगे, एक ही अंक छोड़ के ऐड करेंगे। तो देखिए हम यहाँ ऐड करेंगे तो 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, 11 + 6 कितना हो जाएगा 17, 17 + 2 कितना हो जाएगा 19, 19 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 27, 27 माइनस, अब देखिए जो शेष बच गया हम उसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 5 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, ये हमारा हो जाएगा m + 12। अब देखिए हम यहाँ m की जगह क्या पुट करें ताकि यहाँ से हमारा अंतर या तो 0 निकल के आए या हमारा 11 निकल के आए। तो देखिए हम यहाँ m के जगह अगर 1 पुट करेंगे, हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13, ये हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखिए 27 में से अगर हम 13 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 27 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा, यानी हम यहाँ 1 नहीं पुट कर सकते हैं। अब देखिए हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14। अब देखिए 14 माइनस करेंगे, अगर हम 14 माइनस करेंगे 27 में से तो कितना बच जाएगा 13 बच जाएगा, यानी हम यहाँ 2 नहीं पुट कर सकते हैं। हम यहाँ अगर 3 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15, 15 माइनस करेंगे 27 में से तो कितना बचेगा 12 बचेगा, यानी हम यहाँ 3 नहीं पुट कर सकते। हम यहाँ अगर 4 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16, 16 माइनस करेंगे अगर 27 में से तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा 11, यानी 11 से विभाज्य होगा, यानी हम यहाँ m के जगह, हम यहाँ m के जगह क्या पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं। 4 के अलावा हम कुछ और पुट कर सकते हैं क्या, 5 पुट करके देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 17, माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, 11 से नहीं कटेगा। हम यहाँ अगर 6 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18, माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, यानी हम यहाँ 4 के अलावा कुछ और नहीं पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा
n और m का वैल्यू निकल के आ गया और हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। तो देखिए m का वैल्यू निकल के आ गया 4 का स्क्वायर करेंगे इंटू n का वैल्यू निकल के आ गया 2 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 16 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 64 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 6 घंटियाँ जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, एक साथ बजना शुरू करती है, कितने समय के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे। हमसे पूछ क्या रहे, दोबारा एक साथ बजने का समय पूछ रहे। तो देखिए दोबारा एक साथ बजने का समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारा समय अंतराल दिया हुआ है हम उस समय अंतराल का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय अंतराल क्या दिया है, हमारा समय अंतराल दिया हुआ है 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, समय निकालने के लिए दोबारा एक साथ बजने का हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 12 है। हम 12 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 8 है। 8 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 हमारा 2 है, 1 2 हमें और लेना होगा। आप देखिए उसके बाद क्या है, 7 है। 7 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 6 है। 6 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 3, 2 है और 3 है। उसके बाद हम 4 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 है। 3 का फैक्टर 3 हमारा है। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 में 3 से गुना करेंगे 12 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 में 7 से गुना करेंगे, 24 में 7 से गुना करेंगे, 20 में 7 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 140, 4 में 7 से गुना करेंगे तो 28, 140 में 28 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 168। यानी दोबारा जो है सभी घंटी एक साथ 168 सेकेंड बाद बजेंगी। दोबारा जो है सभी घंटी एक साथ 168 सेकेंड बाद बजेंगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 168 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात 7:13 है और उनका HCF 8 है, उनका एलसीएम ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहे, एलसीएम पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में HCF दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में HCF कितना दिया, हमें HCF दिया हुआ 8 और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो कितना दिया, 7:13 दिया हुआ है। अब देखिए हमें रेशियो दिया हुआ है और हमें HCF दिया हुआ है तो हम यहाँ से दोनों संख्या निकाल सकते हैं। एक संख्या हमारी होगी 7 गुने 8 और दूसरी संख्या हमारी होगी 13 गुने 8। अब देखिए दोनों संख्या हमें पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहे, दोनों संख्या का एलसीएम पूछ रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ से इन दोनों संख्या 7 गुने 8 और 13 गुने 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 8 गुने 7 गुने 13। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो 13 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 91 में 8 से गुना करेंगे तो 90 में 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 720 और 1 में 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा 728। यहाँ से एलसीएम कितना निकल गया, 728 निकल गया। हमारा आंसर कितना निकल गया, 728 निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक परीक्षा में 60 लड़कियों का औसत अंक 15 है और 40 लड़कों के औसत अंक 30 है। जिस समूह में लड़के और लड़कियों को एक साथ रखा जाता है उस समूह के औसत अंक कितना हो जाएगा। हमसे पूछ कर समूह का औसत अंक पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 60 लड़कियों का हमें क्वेश्चन में औसत अंक कितना दिया, 15 दिया हुआ है और 40 लड़कों का औसत अंक कितना दिया, 30 दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहे टोटल 100 लोगों का औसत अंक।
हमसे पूछ रहा है टोटल 100 लोगों का औसत अंक। तो देखिए हमने मान लिया कि टोटल 100 लोगों का औसत अंक जो है 15 है। टोटल 100 लोगों का औसत अंक जो है वो 15 है। अब देखिए 100 लोगों का औसत अंक 15 है और 60 लड़कियों का औसत अंक कितना है, 15 है। तो देखिए 15 जो है 15 से ना ज़्यादा है ना कम है। जब 40 लड़कों का औसत अंक देख रहे हैं तो 40 लड़कों का औसत अंक कितना है, 30 है, और हमने टोटल 100 लोगों का औसत अंक कितना मान लिया, 15 मान लिया। तो देखिए 30 जो है 15 से कितना ज़्यादा है, 15 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, और यहाँ टोटल लोगों का संख्या कितना है, 40 है। अब देखिए प्लस के 15 में अगर हम 40 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 600। अब देखिए इस प्लस के 600 को टोटल 100 लोगों में बांट के हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सही का टोटल 100 लोगों का औसत अंक निकल के आ जाएगा। तो देखिए इस 15 में हम ऐड करेंगे इस 600 को टोटल 100 लोगों में बांट के, तो यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 15 में 6 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी पूरे समूह का औसत अंक कितना निकल के आ गया, 21 निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 21 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि अंतिम संख्या सूची से हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे शेष संख्याओं का औसत पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में टोटल संख्या कितना दिया, 7 क्रमागत विषम संख्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में टोटल जो है 7 क्रमागत विषम संख्या दिया हुआ है। 7 क्रमागत 1 2 3 4 5 6 7 7 क्रमागत विषम संख्या दिया हुआ है। तो देखिए 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत निकालेंगे तो औसत क्या होगा, जो संख्या हमारी बीचों बीच होगी। तो देखिए 1 2 3 3 इस साइड से छोड़ेंगे, 1 2 3 3 इस साइड से छोड़ेंगे, यानी औसत हमारे कौन सी होगी, जो संख्या ये बीच में होगी। अब देखिए मैं क्वेश्चन में औसत क्या दे 27, यानी ये संख्या क्या होगी, 27 होगी। अब देखिए बीच वाली संख्या हमें पता चल गया, तो इससे पहले वाली संख्या बता पाएंगे, यानी इससे पहले वाली संख्या क्या होगी, 25 होगी। इससे पहले वाली संख्या क्या होगी, 23 होगी। और इससे पहले वाली संख्या क्या होगी, 21 होगी। इससे बाद वाली संख्या क्या होगी, 29 होगी। इससे बाद वाली संख्या 31 होगी। इससे बाद वाली संख्या 33 होगी। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है यदि अंतिम संख्या को सूची से हटा दिया जाए, यानी अंतिम संख्या क्या है, 33 है, इसे अगर सूची से हटा दिया जाए, इसे अगर सूची से हटा दिया जाए तो शेष संख्या जो बचेगी, शेष संख्या जो बचेगी उसका औसत क्या होगा, हमसे ये पूछ रहे हैं। तो देखिए अब शेष संख्या कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6 6 शेष संख्या बच गया। तो इसका औसत निकालेंगे तो जो हमारा बीचों बीच होगा वही औसत होगा, यानी 1 2 3 इस साइड से छोड़ेंगे, 1 2 3 इस साइड से छोड़ेंगे, यानी यहाँ हमारा औसत होगा। अब देखिए 25 और 27 के बीच में, 25 और 27 के बीच में कौन सी संख्या हमारी होगी, 25 और 27 के बीच में हमारी संख्या होगी 26, यानी यहाँ से शेष संख्या का औसत क्या निकल के आ गया, 26 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 26 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 संख्याओं A, B और C का अनुपात 15:21:27 है। इन संख्याओं का योग 441 है। B और A के बीच के अंतर तथा C और B के बीच के अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे हैं, A और B के बीच के अंतर तथा C और B के बीच के अंतर का रेशियो पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या का योग दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या का योग कितना दिया, हमें तीनों संख्या का योग दिया हुआ है 441, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या का रेशियो दिया हुआ है A, B और C का हमें रेशियो क्या दिया, हमें रेशियो दिया हुआ है 15:21:27 दिया हुआ है। अब देखिए तीनों संख्या का योग दिया हुआ है और तीनों संख्या का रेशियो दिया हुआ है, तो हम यहाँ से तीनों संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे B और A के बीच के अंतर और C और B के बीच के अंतर का रेशियो पूछ रहे हैं। अब देखिए यहाँ हमसे रेशियो पूछ रहे हैं, तो यहाँ संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ क्या करेंगे, A को मान लेंगे 15 यूनिट, B को मान लेंगे 21 यूनिट और C को मान लेंगे 27 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ B और A के बीच का अंतर निकालेंगे, तो देखिए B कितना है, B है 21 यूनिट, तो A कितना है 15 यूनिट है। और C और B के बीच का अंतर निकालेंगे, C कितना है, C है 27 यूनिट और B कितना है 21 यूनिट है। अब देखिए हम यहाँ से अंतर निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा अंतर निकल के आ जाएगा 6 यूनिट और यहाँ से भी हमारा अंतर निकल के आ जाएगा 6 यूनिट। अब देखिए
हम इसे अगर काटेंगे तो ये जाएगा एक बार में 6 से, ये भी जाएगा एक बार में, यानी यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ गया, 1:1 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1:1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 1 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्रों का अनुपात 4:3 था। आज से 3 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 6:5 हो जाएगा। आज से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्रों का अनुपात क्या होगा। हमसे पूछ के रहे हैं आज से 9 वर्ष बाद का रेशियो पूछ रहे हैं। तो देखिए आज से 9 वर्ष बाद का रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले वर्तमान आयु निकालना होगा। अब देखिए वर्तमान आयु कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में ए और बी के एक वर्ष पहले का रेशियो दिया। एक वर्ष पहले का हमें रेशियो क्या दिया, एक वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया हुआ है 4:3। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आज से यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया। वर्तमान से 3 वर्ष बाद का हमें रेशियो कितना दिया, 6:5 दिया हुआ है। अब देखिए दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, यानी जितना वर्तमान में होगा उतना ही 1 वर्ष पहले होगा और उतना ही 3 वर्ष बाद होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ आयु के बीच का अंतर निकालेंगे। अब देखिए हमने मान लिया कि 1 वर्ष पहले ए की आयु अगर 4 यूनिट होगी तो बी की आयु कितना होगी, 3 यूनिट, यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु अगर 6 यूनिट है तो बी की आयु कितना है, 5 यूनिट, यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। अब देखिए दोनों जगह से अंतर हमारा क्या निकल के आ रहा है, बराबर निकल के आ रहा है। दोनों जगह से अंतर क्या निकल के आ रहा है, बराबर निकल के आ रहा है। अब देखिए 1 वर्ष पहले ए की आयु अगर 4 यूनिट है तो अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 6 यूनिट, यानी आयु में कितने का वृद्धि हो रहा है, 2 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए यहाँ जो है बी की आयु 1 वर्ष पहले 3 यूनिट है तो अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 5 यूनिट, यानी यहाँ कितने का वृद्धि हो रहा है, 2 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। और यहाँ वर्ष में कितने का वृद्धि हो रहा है, ये हमारा अब से 1 वर्ष पहले है और अब से 3 वर्ष बाद, यानी यहाँ वर्ष में 4 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। यहाँ वर्ष में 4 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा इस 2 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 4 वर्ष। 2 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 4 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2 वर्ष। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 1 वर्ष पहले या 3 वर्ष बाद का हम आयु निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से 1 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। हम यहाँ से 1 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। अब देखिए ए और बी का रेशियो क्या है, रेशियो है 1 वर्ष पहले का 4:3। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 2 वर्ष है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 वर्ष, और 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। यानी 1 वर्ष पहले आयु क्या है, ए का 8 वर्ष है और बी का क्या है 6 वर्ष है। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं 9 वर्ष बाद का रेशियो, 9 वर्ष बाद का रेशियो पूछ रहे हैं। तो देखिए 9 वर्ष बाद जाएंगे तो देखिए ये हमारा वर्तमान से 1 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में आएंगे तो ए की आयु क्या हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। और 9 वर्ष बाद जाएंगे तो ए की आयु कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। और 1 वर्ष पहले है बी की आयु 6 वर्ष, तो वर्तमान में आएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 वर्ष। और 9 वर्ष आगे जाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 वर्ष। हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 9 बार में और ये 2 से जाएगा 8 बार में, यानी यहाँ से 9 वर्ष बाद का रेशियो क्या निकल के आ गया, 9:8 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9:8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी के लाभांश का संगत अनुपात 5:8 है। उनके निवेश का अनुपात क्या है यदि उनके निवेश की अवधि का अनुपात 3:5 है। हमसे पूछ कह रहे हैं निवेश का अनुपात पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में ए और बी के हमें लाभ का रेशियो दिया हुआ है। लाभ का हमें रेशियो कितना दिया, लाभ का हमें रेशियो दिया हुआ है 5:8। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में समय का रेशियो दिया हुआ है। हमें समय का रेशियो कितना दिया, हमें समय का रेशियो दिया हुआ है 3:5। समय का रेशियो दिया 3:5। और हमसे पूछ रहे हैं पूंजी का रेशियो, हमसे पूछ रहे हैं पूंजी का रेशियो। तो देखिए हम यहाँ पूंजी का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं। लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए यहाँ हमें लाभ का रेशियो दिया हुआ है और समय का रेशियो दिया हुआ है और हमसे पूंजी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो पूंजी का रेशियो निकालने के लिए अगर हम
लाभ के रेशियो में समय के रेशियो से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पूंजी का रेशियो निकल के आ जाएगा। क्योंकि हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। तो हम यहाँ लाभ के रेशियो में समय के रेशियो से भाग देंगे तो हमारा पूंजी का रेशियो निकल के आ जाएगा। यहाँ से पूंजी का रेशियो हो जाएगा 5/3:8/5। अब देखिए ये जो हमारा रेशियो निकल के आया फ्रैक्शन में निकल गया, तो हम इस फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25:24। यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, निवेश का रेशियो निकल के आ गया 25:24। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 25:24 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।